माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये डिटेल में बात करेंगे कि जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो सीयूटी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का बहुत टाइम से सोच रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत ऐसा कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब के अंदर कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनका करिकुलम भी बहुत हद तक जो है वो सीयूटी से मैच करता है। पर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक अलग ही लेवल की डिफिकल्टी आती है और वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं सीयूटी का फॉर्म फिल करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ स्टेट से ही ज्यादातर लोग आ रहे हैं और मेजॉरिटी स्टेट जो स्टेट बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं वहां से स्टूडेंट्स नहीं आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। तो आस्था पहले इंट्रोड्यूस कर दो। Hello everyone, a very good afternoon or good evening or good morning at whatever time of the day you are watching this video. I am Astha Rathod, a second year BCom honors student at SRCC Delhi University and a very good friend of Mehak. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आस्था ये बताओ कि ये हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है और स्टेट बोर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है पढ़ाई करने में, एग्जाम देने में, ये सारी चीज़ों। ओके, सो फर्स्टली मैं बता दूं कि मैं गुजरात स्टेट बोर्ड से हूँ। तो हमारा जो स्टेट बोर्ड है उसमें इन टोटल 12th में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 जो है वो सिमिलर उससे ही होता है सीबीएसई से, वही हमारा बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इन सब को छोड़ के स्टैटिस्टिक्स होता है, कंप्यूटर होता है और गुजराती कंपलसरी होता है क्योंकि वो गुजरात स्टेट बोर्ड है। बाकी रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स के अपने अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो। अभी मेरा जो स्टेट बोर्ड है ये और हर स्टेट बोर्ड बीट महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश या कोई भी और स्टेट बोर्ड, हम थियोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे सीबीएसई के जो आंसर्स होते हैं वो आप टू द पॉइंट लिखते हो, फिर चाहे वो बीएसटी हो या इकोनॉमिक्स हो। हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखते हैं। हर आंसर के मतलब एक क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम हम 2 पेजेस लिखते हैं। तो जब हम डीयू में आते हैं तो हमें काफ़ी एक एज मिल जाता है क्योंकि डीयू में पेपर भरना सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सो हाँ, जो करिकुलम का डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम ही होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे आप लोग इंडियन इको पढ़ते हो, मैक्रो पढ़ते हो, माइक्रो पढ़ते हो, हमारी एक ही बुक होती है। अच्छा। और उसी में सब थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसीलिए जब सीयूईटी की बात आती है तो हमें हर एक किताब पढ़नी पड़ती है जो तुम्हारी। अच्छा, हाँ राइट, ठीक है। तो वही डिफरेंस है इकोनॉमिक्स का मेजरली। बाकी बीएसटी इज सेम, बट एक डिफिकल्टी आती है सब्जेक्ट मैपिंग में, क्योंकि बीएसटी का जो नाम है स्टेट बोर्ड्स में, आई नो ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात स्टेट बोर्ड, वो नाम अलग होता है। जैसे मेरे स्टेट बोर्ड में बीएसटी जो बिजनेस स्टडीज है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, और सेम होता है महाराष्ट्र बोर्ड में और आंध्र प्रदेश के बोर्ड में। अच्छा। तो जब सीसेस पोर्टल पे हमें सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है हमारे बोर्ड के सब्जेक्ट्स और सीयूईटी के जो हम अपीयर कर रहे हैं उसके, तो वो उसमें डिफरेंस आता है। तो जब मेरा हुआ था एसआरसीसी अलॉट सब्जेक्ट मैपिंग के टाइम पे मुझे कॉल आया था एडमिन से एंड दे सेड कि आपके जो है एप्लीकेशन में एक दिक्कत है कि आपके सब्जेक्ट सही नहीं है, आपने सही से मैप नहीं किया। तो आई सेड कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है उसका सिर्फ नाम अलग है, मैं आपको सिलेबस भेज सकती हूँ, सब कुछ सेम है। तो 1-1.5 दिन के बाद उन्होंने मुझे डेडलाइन के 1 घंटे पहले बोला कि ठीक है हम आपका अप्रूव कर रहे हैं। तो बस ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हो जाता है लेकिन आपको बस सब्जेक्ट मैपिंग सही से करनी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टडीज़ आपके उसमें नहीं है मार्कशीट में फिर भी आप फिल कर रहे हो, नहीं, आपके मार्कशीट में जो भी नाम है उस सब्जेक्ट का आप वही डालिएगा। तो मेजरली यही डिफरेंस है। और आज से एक बात बता, तूने बोला 7 सब्जेक्ट्स है, बट मेरे तो 5 सब्जेक्ट्स ही थे, तो 7 कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? तो हमारे 7 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, गुजराती जो कि कंपलसरी होता है। ये सब भी कंपलसरी है लेकिन गुजराती ऑप्शनल नहीं है, आप हिंदी नहीं ले सकते हो, आपको गुजराती ही ऑप्ट करना पड़ेगा। और एक और सब्जेक्ट होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अच्छा। हाँ, तो इकोनॉमिक्स ऐसा ही होता है? नहीं, स्टैटिस्टिक्स में हमें वही डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ये सब। अच्छा, ठीक है। और होता है कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, कंप्यूटर में आपको ऑप्शन मिलेगा ये, और जब मैं पास आउट हुई थी उसके बाद ऑप्शन शुरू हुए थे। मुझे सब्जेक्ट का नाम नहीं
अच्छा ठीक है, कोई नहीं। देखो, अब आगे बात करें उससे पहले एक चीज़ बता दें आस्था कि तुम्हारे गुजरात के बोर्ड में परसेंटेज कितने थे और CUET जो है उसमें कितने मार्क्स आए, ताकि इन्हें भी थोड़ा लगे कि हम थोड़े रिलायबल लोग हैं और इन्हें वीडियो जो है पूरा देखना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे बोर्ड में 91 परसेंटेज थे और CUET में 795 आउट ऑफ 800। ओह, तो 800 थे, फिर नॉर्मलाइज हुआ नीचे? नहीं, 788 था, तो आई एम वन ओह। ऑफ दोज लकी पीपल जिनका अपग्रेड हुआ। नॉर्मलाइजेशन से बढ़े थे बस। तो 788 था मेरा रॉ स्कोर और 795 था मेरा नॉर्मलाइज्ड। तो गुजरात बोर्ड में इतने ही हाईएस्ट जाते हैं 91, और मैंने मतलब सुना है कि हाँ। 91 92 इतना ही हाँ, होता तो है। डिस्ट्रिक्ट में मेरे सबसे ज़्यादा थे ओह। 91, और जो स्टेट की हमारी टॉपर थी उसके 94 थे, तो इतने। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे 98 99 बहुत होता है। ठीक है, तो ये बता कि बोर्ड्स और CUET, क्योंकि ये हमें बहुत क्लियरली पता चल गया है कि बोर्ड्स और CUET स्टेट बोर्ड्स के केस में बहुत डिफरेंट है प्रेपरेशन। जैसे मैं इनको बार बार बोलती रहती हूँ कि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो CUET की भी तैयारी साथ में होती रहती है, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऐसा होगा स्टेट बोर्ड के अंदर। तो थोड़ा बता कि किस पे फोकस करें। ठीक है, तो फर्स्टली तो आपको बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन CUET के लिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने। तो मुझे शुरू से पता था कि मुझे बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस ना करके CUET पे करना है। बट व्हेन इट केम टू गिविंग द एग्ज़ाम, मैंने सोचा कि यार पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी अगर मेरे बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर आएंगे, फिर CUET पे तो मैं कर ही लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले बोर्ड्स पे फोकस कर लेती हूँ, उसके बाद 1.5-2 महीने बचेंगे उसमें हम CUET कर लेंगे। तो देखो यार, आपकी प्रायोरिटी है, अगर आपको बोर्ड आपके लिए सही में मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं ही करेगा स्टेट बोर्ड में, तो क्योंकि वो काम नहीं आने वाला है CUET में, आपको अलग से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा NCERT की बुक से। तो बेटर है अगर आप CUET पे फोकस कर लोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दोनों मैनेज कर सकते हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, फेयर इनफ। और मतलब एक स्टेट बोर्ड के एस्पिरेंट के नज़रिए से ये बता कि प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करें सब्जेक्ट को, क्या पास्ट ईयर सॉल्व करना है, कौन सी बुक, मतलब थोड़ा एक ऊपर से एक बता दो। तो अगर हम अकाउंट से शुरू करें तो हमारा जो गुजरात स्टेट बोर्ड है उसमें 11th और 12th में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो ये सबसे बड़ी मेरी लिमिटेशन थी कि मैं हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ करती थी। हमारे बोर्ड्स में भी अलाउड होता है, नॉर्मल जो स्कूल की एग्ज़ाम्स होती है उसमें। तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी कैलकुलेटर यूज़ करने की। फिर मुझे पता चला कि CUET में तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एक बार अगर मैं साइडलाइन कर दूं तो मुझे सिर्फ अकाउंट्स के लिए एक कोई चाहिए, कोई गाइड जो मुझे ये बता सके कि यार मेरे को फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैं 12th में ना हार्दिक सर है, CA हार्दिक मनचंदा, उनकी YouTube चैनल है, मैं उन्हीं से पढ़ती थी। अच्छा। तो जब CUET आया तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे सर ने एक हमारे लिए कोर्स लॉन्च किया था। हाँ, 1.5-2 महीने के लिए सिर्फ, जब तक CUET नहीं हो जाता। तो मैंने सोचा कि बस ये मेरे पास एक ही मौका है ऐसे पर्सनली पढ़ने का, तो मैंने उसमें एनरोल किया था सिर्फ अकाउंट्स के लिए। अदरवाइज अगर मैं BST की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया सिर्फ नाम अलग है, सब्जेक्ट्स और उसके जो सिलेबस है वो सेम है। तो मैंने वो तो सेल्फ स्टडी ही किया था, NCERT की बुक मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ा था। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं श्योर थी कि मैं कर लूँगी, ठीक है। बस इको मेरा था कि मेरा बोर्ड और NCERT काफ़ी अलग करिकुलम फॉलो करता है। तो मैंने सोचा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम पोर्शन आ रहा है, तो मैं पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। इंडियन इको से पूरा पोर्शन आ रहा है, वो मैंने पूरी NCERT वर्ड टू वर्ड पढ़ी थी, और बिलीव में वहीं से लाइन टू लाइन उठा के आता है CUET में क्वेश्चन। बचा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका सिलेबस बहुत वास्ट भी था और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी थे CUET में। लेकिन मैंने पास्ट ईयर्स उठाए, जितने भी मेरे पास थे उसमें से 12 to 13 क्वेश्चन थे जो इंडियन इको से आते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इंडियन इको इतना अच्छे से कर लूँगी कि उसमें मेरा एक भी गलत ना हो और मुझे एक भी छोड़ना भी ना पड़े। उसके बाद माइक्रो में 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, तो मैंने सोचा मैं माइक्रो भी अच्छे से कर लूँगी और वो भी सारे अटेम्प्ट कर लूँगी। बचा मैक्रो, और हमारे पास अभी भी 20 क्वेश्चंस वो बचे जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं और 30 वो बचे हैं जो इन टोटल आएंगे, मतलब 50 आते हैं, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने अपनी कैलकुलेशंस लगाई और मैंने मैक्रो में जो तुम्हारे 5 यूनिट है उसमें से एक पूरा यूनिट संदीपगढ़ मैंने छुआ भी नहीं था, ठीक है। मैंने बाकी के 4 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए और आई मेड श्योर कि वो सारे यूनिट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैं कर लूँगी।
बाकी हमारे पास बचा 10 क्वेश्चंस का बफर, और एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 5 से 6 ही आएंगे। 5 से 6 छोड़ दूंगी, उसके बाद मेरे पास 4 अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं छोड़ने के लिए। तो मैं अपने दिमाग में लेके चल रही थी कि मेरे पास 44 क्वेश्चंस हैं और मुझे उसमें से 40 अटेम्प्ट करना है। तो मैंने इको के लिए यही सोचा था, क्योंकि इको ही मेरा सबसे बड़ा रिस्क था कि यार मेरे इसी में गलत हो सकते हैं, बाकी सारे मैं कर लूँगी। और जब पेपर आया इको का तो इतना ज़्यादा आसान था, बिलीव यू, इको वॉज दी सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा ईजी। उसके लिए वो 1 घंटा डिजर्व भी नहीं करता था। हम लोग आधा घंटा करके आगे सारे बैठ ही गए थे, और पूरा 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया मैंने इको का पेपर। इको इतना आसान था, तो उसमें मेरे 200 आ गए थे, कटे तो वैसे इंग्लिश में ही थे। तो देखो, इससे ना ये भी पता चलता है कि कभी हमें स्मार्ट गेम भी खेलना होता है। अगर कोई टॉपर है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने मतलब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ में चलता है। और जब तुम्हारे पास टाइम क्रंच है तो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब इसने इकोनॉमिक्स में ऐसा किया, तुम किसी और सब्जेक्ट में ऐसा देख सकते हो। अभी जो CUET 2024 हुआ है उसके हिसाब से भी देख सकते हो कि ये टॉपिक में से कम क्वेश्चन आए तो ये टॉपिक हम छोड़ दें। ये तुम्हें खुद के लिए, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। ऐसा नहीं है कि इसने वो सेम यूनिट छोड़ी थी तो वो सेम यूनिट तुम भी छोड़ के आ सकते हो, ऐसा नहीं है। पर ये है कि हाँ, मतलब कभी कभी कुछ चीजें एक चूज करनी पड़ती है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है चीजों को। तो ये तो हमारी इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश, जो यूजुअली लोगों को लेके डूबता है। तो कैसे करना है इसमें? ठीक, तो इंग्लिश यार मुझे बचपन से बहुत पसंद है और मैं किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ। तो मैंने वही पास्ट ईयर्स उठाया। मैंने सोचा कि यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें NCERT, गुजरात बोर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सेम प्रिपरेशन। राइट। तो यही एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं एट पार थी CBSE स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने सोचा, अब हाँ, मेरा 28 को तीनों पेपर्स थे, कोर, अकाउंटेंसी, BST और इको, और 29 को मेरा इंग्लिश का पेपर था। और मेरा सेंटर थोड़ा सा दूर था, तो वापस आके मेरे पास पढ़ने के लिए इतना कुछ खास टाइम था नहीं। तो पता नहीं, मतलब मैं ये अपने दिमाग में लेके चल रही थी कि मेरा फर्स्ट जो वीक है CUET का गिवन, उसी में मेरा इंग्लिश और कोर सारे सब्जेक्ट सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को 20 डेज दिए थे। मई के जो फर्स्ट 20 डेज थे वो मैंने इंग्लिश को दिए थे, मैं इंग्लिश को भी दिए थे। तो इंग्लिश मैंने अड्डा 24/7 जो चैनल था, उन्हीं के वीडियोस देख, रुबेका मैम, राइट? हाँ, रुबेका मैम, उन्हीं के वीडियोस देख के प्रिपेयर किया था। बाकी मैं बुक्स यार ज़्यादा, जैसे वर्ड पावर मेड ईजी है, मैंने वो नहीं पढ़ी, मैंने कभी वो आज तक छुई भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट उसको देख के मतलब काफ़ी मोटी किताब है तो डर लगता है ऑब्वियसली, और सेकंड उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आएंगे तो आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन ही बहुत मेजर पोर्शन था मेरे पेपर में। मेरे पेपर में 4 रीडिंग कम्प्रहेंशन आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार भी अगर हम देखें 2024 में, तो इनका जो पेपर आया मेजॉरिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने ज़्यादातर उसी की प्रैक्टिस की थी। तो हाँ, इंग्लिश के लिए मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे और रुबेका मैम का चैनल फॉलो किया था। तो इस पे मुझे एक चीज़ और कहनी है कि अभी हमें पता चल गया है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ना इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि कैसे तुम कॉम्प्रिहेंशन को एज कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें कुछ पढ़ के नहीं जाना होता है, वही पढ़ के वही समझना होता है। तो उसमें टाइम का जो एलोकेशन करोगे तुम अलग अलग क्वेश्चंस को, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, गेस वर्क कैसे करते हैं, एलिमिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उस वीडियो में बनाई है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर तुम्हें चाहिए हेल्प इस फील्ड में तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कॉम्प्रिहेंशन की बात। और अभी आस्था ने वर्ड पावर मेड ईजी के बारे में बताया। तो देखो, अभी मैं मतलब टुवर्ड्स दी एंड 1 महीने में तुम डेफिनेटली तुम वो बुक कर ही नहीं सकते, तुम्हें खरीदनी भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। बट अब क्योंकि मैं ये वीडियो इस टाइम पे बना रही हूँ जब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है पेपर में, तो अगर तुम चाहो तो वो बुक कर सकते हो। मतलब मेरा जो क्लैट एग्जाम था तो मैंने उसके लिए वो बुक करी थी। तो वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब छोटे छोटे उसमें टिप्स और ट्रिक्स दे रखे हैं कि अगर आपको पूरे वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप उसकी टोन कैसे पहचानोगे। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत हेल्प होती है और तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बहुत क्विक हो जाता है इस सारी चीज़ों से। तो अगर टाइम है तो वो बुक बहुत अच्छी है, तो पढ़ लेना। तो ये तो हमारी इंग्लिश की बात हो गई। और ऐसा ये बताओ कि है ना, हम कॉलेज में भी देखते हैं कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, यहाँ से बच्चे कम आते हैं और वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुंबई में मीठी बाई कॉलेज जो है और इस टाइप के जितने भी कॉलेजेस हैं, क्राइस्ट वगैरह भी जाते हैं। तो क्या आपके लिए इंसेंटिव था ड्यू में आना ओवर दीज कॉलेजेस? ओके,
तो यार अगर मैं मीठी बाई की बात करूँ तो उसका कोई कैंपस नहीं है, ठीक है। वो बस मुंबई की बस बिल्डिंग है एक, और वही आपका कॉलेज है, वहीं आप जाते हो, वहीं से आते हो, मतलब कैंपस लाइफ नहीं है वहाँ। आपके दोस्त भी ज़्यादा, मुंबई के लोग प्रेफर करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज करना अलॉन्ग विद बीकॉम या जो भी वो लोग कोर्स कर रहे हैं। तो वहाँ जाके सिर्फ बीकॉम करना मतलब मुझे नहीं लगा कि बेनिफिशियल होगा। डीयू में एसआरसीसी मुझे अच्छा ओके हाँ, तो मेरा क्योंकि स्टेट बोर्ड है तो मेरे परसेंटेज से एसआरसीसी या डीयू के टॉप कॉलेजेस पॉसिबल नहीं थे। और ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि जब मैं 12th में आई उसी के एक साल पहले सीयूईटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैं हमेशा कहती हूँ दैट आई नेवर यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी बट डेस्टिनी मेड मी बिलीव इन इटसेल्फ। तो ये मेरे टाइम पे हो गया, ये बहुत मतलब मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि उसी साल मतलब वो उस साल हुआ जब मेरे पास एक साल के PYQs है। तो मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं स्टेट बोर्ड से हूँ तब भी मैं यहाँ आ पाई, और CUET तभी इंट्रोड्यूस हुआ जब मेरा 12th बोर्ड्स था। मोर ओवर SRCC अगर मैं बात करूँ तो कभी भी मेरा ड्रीम कॉलेज था नहीं, वो बस एक ही साल का स्पैन था जब मैंने सोचा कि यार SRCC करके भी कोई जगह है जो एशिया का जिसको या फिर इंडिया का जिसको हम बेस्ट कॉमर्स कॉलेज कह सकते हैं। फिर मैंने SRCC पे रिसर्च किया, मैंने हिंदू पे रिसर्च किया, हंसराज पे रिसर्च किया, और बिलीव मी मतलब फ्लैक्स तो नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरी प्रेफरेंस सिर्फ 3 कॉलेजेस थे, SRCC, हिंदू और हंसराज। मेरी भी यही थी क्योंकि मुझे पता था कि इससे ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट पे दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बस यही 3 कॉलेजेस पढ़ी थी क्योंकि हाँ मुझे कैंपस लाइफ चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि मेरे दोस्त हो और मैं हॉस्टल में रहूँ, जो कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं था। राइट। और डीयू में जो एक्सपोजर मिलता है, जो नेटवर्किंग स्किल्स होती है, क्योंकि डीयू एक कम्युनिटी है तो सारे कॉलेजेस एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं। जब फेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे अलग ही एक तरीके की वाइब होती है जो हम वहाँ पर इतना नहीं देख पाएंगे। और एक ये भी है ना कि गुडविल होती है ब्रांड इमेज होती है, तो जितनी SRCC की है मुझे नहीं लगता कॉमर्स में इतना इंडिया में कोई अभी अच्छा कॉलेज है। तो डेफिनेटली एक बार मुझे लगता है सब कॉमर्स स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि CUET हमने दिया है मतलब पर होगा तो नहीं, तो उसी अगर आप माइंडसेट से करोगे कि आपका नहीं होने वाला है तो फिर भी नहीं ही होगा किसी भी हाल में। तो ये है कि अपनी गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज जो है वो बहुत क्लियर रखो। जैसे आस्था ने भी बताया सिर्फ 3 ही डाली थी कॉलेजेस, तो आप देख सकते हो भाई कि क्लैरिटी कितनी है दिमाग के अंदर, बिल्कुल भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं है। तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखा करो अब, क्योंकि तुम अपने प्रेपरेशन के स्टेज में बहुत अभी टाइम है तुम्हारे एग्जाम्स में, तो तुम्हारे पास सारी चीजें फिगर आउट करने का एडिक्वेट अमाउंट में टाइम है। और मैं ये स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली इंकरेज करूंगी कि भाई तुम एक बार सोच के तो देखो कि एक्सप्लोर तो करो ये ऑप्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आस्था ये भी बताओ कि मतलब एक तरीके से डर भी लगा होगा ना कि CBSE स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉम्पीट कैसे करें, क्योंकि ये तो 98% वाले, कितना भी कहो ऐसे थोड़ा सा लगता है कि 98% है और इनके पास एडेड एडवांटेज है कि इनका पूरा करिकुलम सेम है, मेरा अलग है। तो मोटिवेशन क्या था? यार मोटिवेशन तो SRCC ही था क्योंकि यार मतलब ऐसे होता है ना कि हमेशा लोग कहते हैं और ये सच ही है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत चाहिए होती है और जब आपको मिल जाती है तो आपको अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे भाई ने मुझे यही बोला था कि तू इतना कर तो रही है लेकिन जब तुझे SRCC मिल जाएगा ना, हो सकता है कि तुझे वहाँ जाके ये लगे कि यार इसके लिए इतनी मेहनत का वर्थ इट था। तो मैंने मेरे भाई से बोला था ठीक है कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाके रिग्रेट भी होगा तब भी कोई बात नहीं। वैसे हुआ नहीं है मुझे, टच वुड। SRCC बहुत सुंदर जगह है यार, आपको लोग अच्छे मिलेंगे महक की तरह और मेरे और भी दोस्तों की तरह। लेकिन हाँ टॉक्सिसिटी है, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। आप सिमिलर टाइप के लोगों के साथ अट्रैक्ट करती है पर्सनालिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग बिलीव रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अपने आसपास एक एनर्जी लेकर चलते हो, आप सेम लोगों को अट्रैक्ट करोगे। हाँ तो मोटिवेशन की बात करूँ तो हाँ मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि CBSE स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कम्पीट करना डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि बच्चे CBSE के बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, लेकिन MCQ बेस्ड जब आएगा तब उनको हो सकता है कि दिक्कत हो। तो इसीलिए मैंने जितना भी मेरे पास एक एडवांटेज था कि BST जब मैंने खोली और जब भी इंडियन इको मैंने NCERT की किताब खोली, मैंने उसी व्यू पॉइंट से उसको पढ़ा कि मुझे इसको बस इतना पढ़ना है कि मैं ऑप्शंस में से इसका सही आंसर सिलेक्ट कर लूँ, मुझे इसके रिटर्न में आंसर्स नहीं लिखना है।
वेरे CBSE स्टूडेंट्स पूरा पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव गाइस कि हाँ तुम्हें जी। करना क्या है, अपने टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ें अपने लिए कंफर्टेबल कर दो। हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट और डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली। आज तक कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है? हाँ, मैथ्स के लिए बताना है हाँ, वेरी राइट। तो हम दोनों नॉन मैथ स्टूडेंट हैं और हम लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, ठीक है, मुझे भी हमेशा से लगता था। और मेरे बोर्ड में ना मैथ्स आपकी होती ही नहीं है 11th-12th में, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, गुजरात बोर्ड में ऑप्शन ही नहीं है कॉमर्स का? अभी तक तो नहीं है। ओह। अभी तक कभी होगा तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो मैं इको ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं थी और भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं थी। बचा बीकॉम ऑनर्स जिसमें GT भी नहीं देना था, तो मैंने सोचा कि यही मेरे लिए बेस्ट है। और मोर ओवर मैथ्स, तो मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, SRCC में बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल और भी ना ही नहीं है। GT है, ठीक है। तो अब ये कमेंट सेक्शन में पूछना बंद कर दो कि दीदी आपके पास मैथ्स थी क्या? मेरे पास मैथ्स नहीं थी, ना आस्था के पास थी, पर हम दोनों देखो क्लॉक टावर के सामने बैठे हैं। तो विच मीन्स यार इन SRCC, और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि ये CBT इस पर्पज से ही इंट्रोड्यूस करा गया था कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ठीक है। तो आई थिंक हमने अगेन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। और फिर एक बार बेस्ट विशेस देना चाहूँगी तुम्हारे प्रेपरेशन के लिए। आस्था तुम भी दे दो। ऑल द बेस्ट गाइज, और बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तब भी आप कर लोगे, बस क्लैरिटी रखना दिमाग में कि MCQ के लिए पढ़ना है, थियोरी एग्जाम नहीं देने जाना। इम्पॉसिबल तो नहीं है भाई, ये तो हमें पता चल गया। 795 आउट ऑफ 800 यार बहुत अच्छा स्कोर है। AIR क्या थी? 75। अच्छा भाई, सीरियसली। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।